हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद और हम राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। दोस्त, यह वीडियो यूपी टेट इसके साथ अदर राज्य के टेट की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए है और इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्त, हम पढ़ लेते हैं भारतीय संसद। क्या पढ़ेंगे हम? भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद प्रश्नकाल। तो सामान्यतः प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा, अर्थात जब सदन की कार्यवाही होती है तो उसका प्रथम घंटा कब के 11 से 12 बजे के बात की जा रही है। कब के? 11 से 12 बजे के बीच का। यही क्या है? हमारा प्रश्नकाल है। दोस्त, यह यूपी टेट में यह फैक्ट सीधे पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है, इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी बातों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। जब प्रश्न काल होता है तो इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं इनके संबंध में हम जानकारी दोस्त प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कैसे प्रश्न? पहला, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। तीसरा हमारा क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्नों के जो प्रकार हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है पूरक प्रश्न। तो मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे हम पूरक प्रश्न कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसा प्रश्न है जो मंत्री द्वारा किए गए प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है और उस उत्तर की बात को लेकर जो फिर प्रश्न पूछा जाता है वही हमारा क्या है? पूरक प्रश्न है। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है शून्यकाल। सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद लगभग 1 घंटे का समय शून्यकाल में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। शून्यकाल प्रश्नकाल के लगभग 1 घंटा के बाद जो समय होता है वही क्या है? शून्यकाल है। और नेक्स्ट हमारा है संसदीय समितियां। तो पहला हमारा है प्रवर समितियां। तदर्थ समितियों में प्रवर समिति का गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है और समिति विशेषज्ञों के विचार सुनकर, गवाहियां देकर तथा संबंधित कागजातों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अर्थात इस समिति के गठन के लिए एक ऐसा विधेयक पर हम विचार करते हैं जो कि समिति के विशेषज्ञों के विचार को सुनता है और गवाहियों को देखता है। इससे संबंधित कागजाती जांच की जाती है और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा है अस्थायी समितियां। याचिका और समिति, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्त? तो 15 सदस्य होते हैं। और इसमें जनता द्वारा सदन के सम्मुख सामान्यतः हित से संबंधित जो याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति, इस समिति का कार्य सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है गाइस? लोक लेखा समिति। इसका कार्य जो है वित्तीय लेन देन, सरकार के कार्य के सभी वित्तीय लेन देन जो होते हैं उनका लेखा जोखा करना, उनका जांच करना होता है। और समितियों में 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसे भी याद रखना। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में शासन पर वित्तीय नियंत्रण का
ही कार्य करती है और यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय अनुमानों में जो होती है उनकी जांच करती है, वित्तीय अनुमानों की जांच करती है और मितव्ययिता लाने के लिए सुझाव देती है। यहाँ के 30 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा है, समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे, विशेषाधिकार समिति। तो इस समिति का कार्य क्या होता है कि सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार को रक्षा करना होता है। विशेषाधिकार समिति का यह कार्य होता है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, इस उद्देश्य से इस समिति के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और इसमें 15 सदस्य होते हैं जिन्हें सदन का अध्यक्ष क्या करता है? मनोनीत करता है। और सरकारी आश्वासन समिति, तो शासन और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा समय समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं उन्हें किस सीमा तक पूरा किया जाता है, तो इस बात की क्या होती है? यह समिति जांच करती है, इसीलिए यह समिति क्या है? सरकारी आश्वासन समिति है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित समिति की यदि कोई सदस्य सदन की बैठक में 60 दिन या इससे अधिक दिन तक सदन की अनुमति न लिए हो और उसकी अनुमति के बिना यह अनुपस्थित हो सदन में, तो उसका मामला समिति के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, इसे भी याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है हमारा राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार यह स्वयं जो होता है अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। और राष्ट्रपति पद की योग्यता, कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसका जो उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति पद का पात्र होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है उसमें 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए उस व्यक्ति में। और उसे भारत सरकार तथा किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ या उक्त सरकार में से किसी के अधीन नियंत्रित या लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए, उससे पद मुक्त होना चाहिए, इसे भी याद रखना। यह हो जाती हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो इसका उल्लेख गाइज अनुच्छेद 55 के भाग 55 के 3 में रखा गया है। तो इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसे बहुत ही गौर से देख लेना दोस्त, कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान। और जो प्रणाली कैसी अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति अपनाई जाती है। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा है, अनुच्छेद 54 द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता न करके एक निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है, जबकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन तो जनता द्वारा होता है, इसे भी याद रखना। और निर्वाचन मंडल में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के
निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। किसे किसे? दिल्ली के और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 के 2 के क के अनुसार विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मत जो होते हैं तो उनकी जो संख्या होती है तो उप राज्यसभा की संख्या और बटे उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1000। इस फार्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है यदि उपर्युक्त विभाजन में शेष 500 से अधिक आता है तो उसे 1 वोट मानकर भागफल में जोड़ दिया जाता है। और संसद के एक सदस्य की मत संख्या कितनी होती है? तो मत संख्या बराबर होगी विधानसभाओं के वोटों की संख्या, विधानसभाओं के वोटों की कुल संख्या और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभाओं के वोटों की कुल संख्या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या द्वारा हम ही संसद की एक सदस्य की संख्या का निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 56 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण करेगा। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति यदि अपना पद त्यागना चाहता है, पद छोड़ना चाहता है तो वह क्या करेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख को देते हुए अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति को संविधान का, मेरे दोस्त वीडियो थोड़ा लंबी होगा लेकिन आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर 61 में व्यवस्थित किया गया है कि अनुच्छेद 61 में व्यवस्थित किया गया है कि उस पर महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है, महाभियोग चला के। और राष्ट्रपति ने अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और अनुच्छेद 57 के अनुसार यह उपबंध दिया गया है कि कोई व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या धारण कर चुका है तो उस व्यक्ति को इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पूर्व निर्वाचित का पात्र होगा। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि वह कितने वर्षों तक राष्ट्रपति आगे बन सकता है। संविधान में अधिकतम 10 वर्ष निश्चित किया गया है जबकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद के राष्ट्रपति को, जो संसद है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली द्वारा निर्धारित काल से पहले ही उसे पदच्युत अर्थात उसे हटा सकता है। संसद का यह कार्य है। और अनुच्छेद 61 के दूसरे भाग में यह उपबंधित है कि ऐसा कोई आरोप तब तक सदन में नहीं लगाया जाएगा जब तक कि यह एक प्रस्ताव के रूप में न हो और कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के प्रस्तावित हो, अर्थात 14 दिन पहले उसे लिखित सूचना दे देनी आवश्यक है। और ऐसे प्रस्तावों पे कम से कम उस सदन की कुल संख्या के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और ऐसा प्रस्ताव उस सदन का कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट सकता है। और यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति
तुरंत ही उसका पदभार क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। और यदि राष्ट्रपति पद पर किसी कारणवश रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसे मेरे दोस्त देखते चलना। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होती है वो रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर, अर्थात यदि वह अपना पद त्याग दिया है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। वेतन और भत्ते के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वह लगभग 5 लाख है और राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास स्थान दिया जाता है और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। और राष्ट्रपति के जो मेरे दोस्त कार्यकाल के दौरान वेतन तथा भत्ते किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, इसे भी याद रखना। उनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं हो सकती। और राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, अर्थात राष्ट्रपति के वेतन पे कोई आय का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई आय नहीं लगता है। राष्ट्रपति का शपथ है तो राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थित पर, अगर वह अनुपस्थित है तो उस समय उपस्थित जो श्रेष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ संबंधित शब्दावलियों को सुनिश्चित किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वह अनुच्छेद 53 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और लेकिन अनुच्छेद 74 के अनुसार यह शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करेगा। और भारतीय कार्यपालिका जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को संघीय सेवा के सभी सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री गाइज जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और अन्य संघीय मंत्री जो होते हैं महाधिवक्ता, जिसे हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राजदूत एवं अन्य राज्य न्यायिक अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को गाइज राष्ट्रपति ही क्या करता है, नियुक्त करता है। इसे भी याद रखना। दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मेरे भाई बहन में जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।